इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंट्रोपी की, एक ऐसी थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी जिसे समझना सबसे मुश्किल है, क्योंकि बाकी थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी की तरह जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये ना तो दिखाई देती है और न इसे हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे मैथमेटिकली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस एंट्रोपी को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है एंट्रोपी? तो ये पिक्चर, ये जो इमेज है, एंट्रोपी की कहानी कुछ कुछ जो है बयां करता है। बिल्कुल आपने यही डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा एंट्रोपी के लिए। तो एक कहावत है, अ पिक्चर सेज मोर देन 1000 वर्ड्स। एक तस्वीर जो है 1000 शब्दों से कहीं ज्यादा बयां करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पिक्चर को देखकर एंट्रोपी का अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा, लेकिन एंट्रोपी इतना आसान भी नहीं है। तो क्या है एंट्रोपी? क्या है एंट्रोपी? चलिए समझते हैं कि एंट्रोपी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एंट्रोपी को डिफाइन करने वाले हैं, परिभाषित करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी। एंट्रोपी एंड अनअवेलेबल एनर्जी, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, किसी भी सिस्टम को अगर हम लोग कोई हीट सप्लाई करते हैं तो पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेल्स अस दैट whole amount of internal energy of any substance is not convertible into useful work। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का जो ड्यूटी नियम है, यह साफ साफ कहता है, और ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से ऑब्टेन्ड है। ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं करता, ये एक्चुअल प्रैक्टिस में जो चीज होता है वो उसको यहां पे हमने सेकेंड लॉ का एक रूप दिया है, आपको पता होगा। तो द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेल्स अस दैट द होल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ एनी सब्सटेंस इज नॉट कन्वर्टिबल इनटू यूजफुल वर्क। पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता, होता भी नहीं है। A portion of this energy which is used for doing useful work is called available energy। जो एनर्जी आपने सिस्टम को या जो डिवाइस को आपने दी है, उसका वो पार्ट जो कि वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, यूजफुल वर्क में, उसको हम लोग बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी, the remaining part of the energy which cannot be converted into useful work is called unavailable energy। समझ में आ रहा होगा आपको धीरे धीरे। एनर्जी का वो पार्ट जो कि वर्क में कन्वर्ट हो सकता है या कन्वर्ट होता है, दैट इज अवेलेबल एनर्जी, और जो नहीं होता है वो अनअवेलेबल एनर्जी है। एंड नो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ दिस अनअवेलेबल एनर्जी, और एंट्रोपी इसी अनअवेलेबल एनर्जी की माप है। कैसे डिफाइन किया है? एंट्रोपी अनअवेलेबल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, अनअवेलेबल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। इन फैक्ट द एंट्रोपी मे बी रिगार्डेड एज द अनअवेलेबल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर। सो एंट्रोपी एक्चुअली में क्या है? वो वाली अनअवेलेबल एनर्जी है जो कि वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। हिंदी में भी है, डोंट वरी, हमने हिंदी में भी आपके लिए यहां पर लिख रखा है, हिंदी मीडियम के बच्चे परेशान नहीं होंगे। क्या है ये? ऊष्मागतिकी में एंट्रोपी एक भौतिक राशि है, ऑब्वियस सी बात है, एक फिजिकल क्वांटिटी है जो सीधे मापी नहीं जाती। बिल्कुल सीधे आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो, किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी आप मेजर नहीं कर सकते हो। चलो यार इसका एंट्रोपी कितना, चलो नाप लेते हैं। यू कांट मेजर एंट्रोपी, बल्कि गणना यानी कि कैलकुलेशन द्वारा इसका मान निकाला जा सकता है या निकाला भी जाता है। इसका प्रतीक ऐसा है, किसी निकाय की कुल ऊर्जा का वह भाग किसी भी निकाय की
कुल ऊर्जा का वह भाग जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता, दूसरे शब्दों में कार्य में नहीं बदला जा सकता, उस निकाय की एंट्रॉपी कहलाती है। तो ऊर्जा का वह भाग जो कि कार्य में परिवर्तित नहीं होता है वही एंट्रॉपी कहलाती है। आप इसको नाप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। और जर्मनी के गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री जिनका नाम था रुडोल्फ क्लासियस, ये शायद 1850 लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गया, 1850 के दशक में एंट्रोपी की संकल्पना दी और उसका यह नाम दिया। तो ये एक जनरल नॉलेज भी है आपके लिए कि क्लासियस ने ही सबसे पहले 1850 में एंट्रोपी जो वर्ड है उसको इंट्रोड्यूस किया था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमन डेफिनेशन जिसको सभी लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ा है। क्या होता है एंट्रोपी? एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। जो एंट्रोपी है वो अनियमितता की माप है, अनियमितता, डिसऑर्डर और रैंडमनेस in the system. When a gas is expands into vacuum, water flows out of a reservoir, spontaneous chain reaction takes place, and increase in the disorder occurs, and therefore entropy increases. Yes, तो ये सबसे मोस्ट कॉमन सा एक डेफिनेशन होता है एंट्रोपी का। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। और जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं वो उसी डायरेक्शन में ऑकर्स होती हैं जिस डायरेक्शन में डिसऑर्डर इंक्रीज होता है। इट मींस जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज होगा, जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी इंक्रीज होगा, कोई भी स्वतः होने वाली प्रक्रिया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः होने वाली प्रक्रिया उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में डिसऑर्डर इंक्रीज हो, एंट्रोपी इंक्रीज हो। सिमिलरली व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड और cooled, there is also a change in entropy. Thus, increase in entropy implies a transition from an unordered to a less ordered state of affairs. तो एंट्रोपी क्या इंप्लीकेट करता है, क्या इंप्लाई करता है? ये बताता है कि कोई भी जो एक ऑर्डर्ड स्टेट है वो किस में जाएगा, किस तरफ जाएगा? एक लेस ऑर्डर्ड स्टेट की तरफ जाएगा। ओके, सो दिस इज मोस्ट कॉमन यूज्ड डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। एंड नाउ वन मोर डेफिनेशन इज देयर जो आप में से बहुत कम लोगों ने ही सुना या जाना होगा। चलिए देखते हैं। हमने क्या बोला है कि डिसऑर्डर, कोई भी प्रोसेस उस डायरेक्शन में होता है जहां पर डिसऑर्डर इंक्रीज हो, मींस एंट्रोपी इंक्रीज हो, अनियमितता बढ़े। जैसे कि आप एक रूम को सजाते हैं बड़े शिद्दत से, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर बिखरा जाता है। आप अपनी जिंदगी को संभालते हैं बड़ी शिद्दत से, लेकिन वो फिर बिखर जाता है। ये प्रकृति का मूल नियम है। सभी घटनाएं उस तरफ होती हैं जिधर की एंट्रोपी इंक्रीज हो, डिसऑर्डर इंक्रीज हो। तो व्हाई इज डिसऑर्डर फेवर्ड? ऐसा क्यों? व्हाई इज डिसऑर्डर फेवर्ड? दिस कैन बी आंसर्ड बाय कंसिडरिंग एन एग्जांपल। एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए जो आपको यहां पे देखो, एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी है दोस्त, यहां पे प्रोबेबिलिटी, इसको उस टर्म्स भी प्रोबेबिलिटी से भी जोड़ के हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। ओके, सो व्हाई द डिसऑर्डर फेवर्ड? दिस कैन बी आंसर्ड बाय कंसिडरिंग एन एग्जांपल। व्हेन अ सिंगल कॉइन इज फ्लिप्ड, जब एक सिक्का को आप उछालेंगे तो वहां पे 50-50% चांस है, 50-50% प्रतिशत का चांस है कि हेड और टेल आए। ओके, तो चांस दैट हेड और टेल विल शो अप,
कितना चांस है? इक्वल चांस है। अगर एक कॉइन को अगर आप फ्लिप करते हो, एक कॉइन को अगर आप टॉस करते हो, तो एकदम इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल चांस है, चांस प्रोबेबिलिटी बोथ आर सेम। मैथमेटिकली दैट इज प्रोबेबिलिटी एंड डेली लाइफ में चांस, तो इक्वल चांस है। लेकिन क्या हो अगर आपके पास दो कॉइन्स हैं? व्हेन टू कॉइन्स आर फ्लिप्ड देयर इज अ चांस ऑफ टू हेड्स और टू टेल्स शोइंग अप। ओके, टू हेड्स और टू टेल्स शोइंग अप, देयर इज अ सिंगल चांस। दो कॉइन्स है, देयर आर टू कॉइन्स, दिस इज हेड, दिस इज हेड, और टेल, तो वहां पे एक सिंगल चांस है। हेड और हेड या टेल और टेल आने का एक सिंगल चांस है। लेकिन देयर आर डबल चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ वन हेड एंड वन टेल। केवल एक ही तरीका है जिससे कि दोनों में हेड या दोनों में टेल आए, दोनों में हेड आना चाहिए या दोनों में टेल आना चाहिए। लेकिन एक हेड और एक टेल आने का दो तरीका है। इसमें हेड आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है, या हो सकता है इसमें टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए। तो यहां पर क्या हो रहा है? दिस शोस दैट डिसऑर्डर इज मोर फ्रीक्वेंट देन ऑर्डर। डिसऑर्डर, जो अनियमितता है, वो ज्यादा फ्रीक्वेंट है, ज्यादा क्या बोलना चाहिए, ज्यादा आम बात है ऑर्डर से। तो चलो इसको हम लोग दे देते हैं, हम एक बढ़िया सा शब्द, एक भाषा दे देते हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग? चेंजेस इन ऑर्डर आर एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली। सॉरी, माय प्रोनाउंसिएशन इज नॉट सो गुड। हिंदी का भी ठीक नहीं है, इंग्लिश में भी थोड़ी दिक्कत होती है, बट आई वॉन्ट टू टीच यू बाई माई बेस्ट वे। मैं आपको अपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहता हूं, बिकॉज इट इज माई हॉबी। ओके, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर सकते हो आप, आई थिंक करना चाहिए आपको। नहीं करोगे तो क्या ही कर सकते हैं। Changes in order are expressed quantitatively in terms of entropy change. How are entropy and order in the system related? हमने बोला कि disorder is the measure, entropy is the measure of disorder, तो कैसे related है? Since a disordered state is more probable, यही तो आपको समझाया यहाँ पर। Disordered state is more probable for systems than for order। जैसे कि ये, इसको आप देखिए, ऐसा एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा कठिन है, लेकिन ये आम बात है, ये आम बात है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी और एंट्रोपी को भी जोड़ के देख सकते हैं। ओके, द एंट्रोपी एंड द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटीज are closely related। तो entropy and probabilities, thermodynamic probabilities are also closely related। तो आपने एंट्रोपी को अनअवेलेबल एनर्जी के फॉर्म में समझा, आपने एंट्रोपी को डिसऑर्डर या रैंडमनेस के फॉर्म में के तरीके से समझा, और यहां पे प्रोबेबिलिटी के तरीके से भी समझा। More probable is disordered, less probable is ordered। Okay, and now we are going to show or prove entropy is a point or state function। एंट्रोपी एक पॉइंट फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट फंक्शन या स्टेट फंक्शन क्या होता है। पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन, वी नो दैट a thermodynamical property which only depends upon the initial and the final state and does not depend on the path, that is known as पॉइंट और स्टेट फंक्शन। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा देखते हैं।
लेट कंसीडर अ रिवर्सिबल साइकिल, एक क्लोज्ड साइकिल हम कंसीडर करेंगे फ्रॉम 1 to 2, एंड अभी हम लोग 2 से 1 वाली कहानी देखते हैं। उसी पार्ट पे हम लोग 2 से 1 की गाथा को सुनेंगे। 2 से 1 ऐसा है, ये ऐसा, डोंट वरी, अभी ऐसा है। तो ये एक क्लोज्ड साइकिल हो जाएगा विच कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोसेसेस, 1 to 2 एंड 2 to 1। तो ये एक क्लोज्ड साइकिल है, 1 to 2 एंड 2 to 1। और हम लोग को करना क्या है, वी वॉन्ट टू प्रूव, हम ये देखना चाहते हैं, हम ये बनाना चाहते हैं, हम ये सिद्ध करना चाहते हैं कि एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी इज अ पॉइंट और स्टेट फंक्शन। तो हमको ये दिखाना पड़ेगा कि वो पार्ट पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है। तो हमने कंसीडर कर लिया एक साइकिल, एक रिवर्सिबल साइकिल, जो कि 1 से 2 प्रोसेस है उसमें, 1 से 2 और 2 से 1। तो फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल बाय क्लासियस थ्योरम, क्या आपने पढ़ा है क्लासियस थ्योरम? क्या आपने मेरे इससे पहले वाले वीडियो को देखा है? नहीं देखा है तो जाके देखो बच्चा। अकॉर्डिंग टू क्लासियस थ्योरम द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, लिखते हैं क्या क्लासियस थ्योरम के अकॉर्डिंग? पूरा लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्लासियस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू क्लासियस थ्योरम, क्लासियस थ्योरम क्या होता है जी? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t इज इक्वल टू 0। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t इज इक्वल टू 0 हमने इसको प्रूव किया है किस वाले वीडियो में, जहां पे हमने क्लासियस थ्योरम और क्लासियस इनइक्वालिटी को पढ़ा है। अब देखो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t इज इक्वल टू 0, तो क्योंकि इसमें 2 प्रोसेस है तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। कहां से कहां तक? हम लोग जाते हैं पहले 1 to 2, 1 to 2, तो dq/t इज इक्वल टू 0। ये फॉर पार्ट 1 है, तो मैं यहाँ पे पार्ट 1 के लिए आपको मैं कैसे लिखूं यहाँ पर, दिस इज फॉर पार्ट 1, ओके, यहाँ लिख देता हूँ पार्ट 1 के लिए। नॉट 0, नॉट 0, नॉट 0, इट इज नॉट अ क्लोज्ड साइकिल। ये एक प्रोसेस है, 1 to 2 इज अ प्रोसेस, ओके। एंड नाउ प्लस कहां से कहां तक? 2 से 1 वापस आएंगे, 2 से 1, अगेन dq/t, ये पार्ट 2 के लिए है, फॉर पार्ट 2 दैट विल बी 0, ओके। 1 to 2 जाके 2 से 1 आएंगे, तो ये पूरा एक क्लोज्ड साइकिल कंप्लीट होगा। एंड दिस इज बाय क्लासियस थ्योरम, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t इज इक्वल टू 0 फॉर अ रिवर्सिबल क्लोज्ड साइकिल, ओके। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग कहानी और आगे ले चलते हैं। अब हमारा ये जो साइकिल है, हमने जो भी प्रोसेस लिया है, हमने रिवर्सिबल प्रोसेस लिया है। हमने क्या किया है? हमने रिवर्सिबल प्रोसेस लिया है, तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं। हमने रिवर्सिबल प्रोसेस लिया है तो हमने इसको रिवर्स कर दिया। दैट 1 to 2 प्रोसेस, जो यहां से 2 से 1 था, उसको हम लोग 1 से 2 भी ले जा सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। कोई चेंजेस नहीं आएंगे मीन्स 2 से 1 आने में जो चेंज हुआ होगा, 1 से 2 जाने में वो चेंज उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस आई थिंक आपको क्लियर है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, तो लिखते हैं आगे, सिंस, इसको थोड़ा छोटा किया जाए, प्यार नहीं, अरे तुमको भी ले लिया क्या? नहीं 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 लेना था ना, ठीक है, चलो चलो ठीक है। अरे यार बड़ा लफड़ा है, रुक जाना दोस्त, थोड़ा सा रुक जाना बस। ठीक है चलो, ओके। तो चलिए आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस प्रोसेस 2 to 1 इज रिवर्सिबल, एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इसको उल्टा कर देंगे। तो आप 2 से 1 आए थे, तो 1 से 2 जो होगा, 1 से 2 dq/t, और ये पार्ट हम लोग 2 के लिए बोल रहे हैं अभी, और पार्ट 2 के लिए ही है,
ओके, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा नेगेटिव इक्वल 1 to 2, नेगेटिव इक्वल, क्योंकि उल्टा हो गया है, 1 to 2 dq by t, dq by t, नेगेटिव इक्वल dq by t, ये पार्ट 2 के लिए ही है। ओके, तो जो भी चेंजेस आएंगे 2 से 1 की तरफ आने पे बाई पाथ बी, जो हमने पार्ट 2 लिख दिया है, डोंट वरी, बाई पाथ बी 1 से 2 जाने पर उसी रास्ते से वो चीजें क्या हो जाएंगी, सब चीजें वापस उसी अवस्था में आती जाएंगी, रिवर्सिबल है। तो अब यहां पे मैं जो 1 to 2 dq by t है, या नेगेटिव -1 by 2 dq by t पार्ट 2 यहां रख सकता हूं, यहां पे मैं इसकी नेगेटिव वैल्यू रख सकता हूं, या फिर इसको आप ऐसे 2 से 1 है ना, तो मैंने कुछ उल्टा किया क्या? बिल्कुल उल्टा किया है। 1 to 2 है, लिमिट चेंज नहीं किया, लिमिट चेंज करने का है ना, तब तो आप यहां भी 1 से 2 जा रहे हो, 1 से 2 जा रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा? यहां पे आपको चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? समझ लीजिए, जब मैं 2 से 1 आता हूं, समझ लो 2 से 1 आ रहा हूं, तो जो भी चेंजेस हो रहा होगा बाय दिस पाथ, 2 से 1 आने पे बाई पाथ बी जो भी चेंजेस आएगा, वो 1 से 2 जाने पर उसी पाथ से चीजें उल्टी होती जाएंगी। नेगेटिव साइन लगाया है, क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो अब यहां पर ये जहां पे है वहां पे हम लोग ये रख सकते हैं नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव साइन के साथ रख देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा क्या? 1 to 2 dq by t, माइनस है ना, माइनस तो है, माइनस तो है, क्योंकि माइनस है। 1 to 2 dq by t इज इक्वल टू 0। ओके, उसको उस साइड ले जाता हूं। 1 to 2 dq by t इज इक्वल टू 1 to 2 dq by t। ओके, यही तो सिद्ध करना था, यही तो प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव किया है, इतनी आसानी से प्रूव किया है। ठीक है, बस थोड़ा सा और भी कहानी कर रहा हूं। ये रहा, तो क्या दिख रहा है आपको कि जो क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी? क्वांटिटी इंटीग्रेशन ऑफ dq by t, इंटीग्रेशन ऑफ dq by t फॉर अ क्लोज्ड साइकिल, ओके, दैट विल बी 0। ठीक है, तो 0 ही है, लेकिन 1 से 2 में जाइए। अच्छा, यहां पे रास्ता लिखना भूल गया हूं, दिस इज बाई पार्ट ए एंड दिस इज बाई पार्ट बी। तब ए से बी नहीं, 1 से 2 पे जाओ बाई पार्ट ए, या फिर 1 से 2 पे जाओ बाई पार्ट बी। दिस चेंज dq by t का जो चेंज होगा दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी कांस्टेंट। समझो क्या है, 1 से 2 पे जाइए बाई पाथ ए, या फिर 1 से 2 पे जाइए बाई पाथ बी, वो दोनों ही चीजें क्या होंगी? सेम होंगी। इट मींस dq by t, dq by t 1 to 2, आप किसी भी पाथ से जाओ, किसी भी पाथ से, किसी भी किसी भी पाथ से जाइए, पाथ से, दैट विल बी सेम, दैट विल बी सेम। यानी कि ये क्वांटिटी क्या है? बिल्कुल भी किस पर डिपेंड करती है? ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। और अब मान लीजिए कि मैं इसको एक फंक्शन s ले लेता हूं, एक फंक्शन dq by t को एक मैं फंक्शन s से रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसमें जो चेंज होगा उसको हम लोग s1 s2 माइनस s1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इसके इक्वल होगा 1 to 2 dq by t, where s is known as entropy, and s2 minus s1 is known as change in entropy, और अगर मान लो कि एक जो स्टेट 1 है और स्टेट 2 है वो बहुत ही पास हो, स्टेट 1 और स्टेट 2 सिचुएटेड वेरी क्लोज टू ईच अदर, मीन्स यहां पे हम लोग इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एक प्रोसेस लेते हैं, उस केस में इसको आप क्या लिख दोगे?
ds लिख दोगे और ये हो जाएगा dq/t। ds इज इक्वल टू dq/t। लेकिन याद रखिए ये रिवर्सिबल के लिए है। ये किसके लिए है? रिवर्सिबल के लिए है। ds इज इक्वल टू dq/t ये है ये भी रिवर्सिबल के लिए ही है। जियो लिखा है रिवर्सिबल के लिए ही हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही कंडीशन लगा रखा है क्लासियर थ्योरम, जो कि किसके लिए है? रिवर्सिबल के लिए है ये। तो हमारी जो भी बात हो रही है अभी रिवर्सिबल के लिए ही बात हो रही है। तो ds इज इक्वल टू dq/t रिवर्सिबल के लिए ये हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी dq/t। ओके, सो F2 बना S1। अगर पूरे आप प्रोसेस के लिए जाओगे तो 1 to 2 dq/t। तो ये जो F2 माइनस S1 है, दिस इज चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी में परिवर्तन है। और आपको बिल्कुल भी ये यहां से क्लियर हो गया है कि बिल्कुल भी किस पर डिपेंड नहीं करता? पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट of the system of that process. So entropy is a point function। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज अ स्टेट और पॉइंट फंक्शन। क्या ये क्लियर है? तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एंट्रोपी के लिए। हम लोग मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो में एंट्रोपी के ही किसी नए टॉपिक पे। वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। ये सब टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग उन्हीं को कवर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ फॉर मोर वीडियोस। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।